हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड गुएन-बार सिंड्रोम, दोनों न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। इस लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एमएस एंड गुएन-बार सिंड्रोम जीबीएस दोनों ही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं दोनों टॉपिक पर मैंने सेपरेट वीडियोस डिटेल में बनाई हुई है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड जीबीएस दोनों ही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, दोनों ही सिमिलर टॉपिक है, लेकिन इसमें मेजर डिफरेंसेस हैं। सो सबसे पहले मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड देन गुएन-बार सिंड्रोम। सो दोनों को हम साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ डिसीज फर्स्ट आता है कि ये दोनों किस टाइप के डिसीज हैं। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, देखो एमएस से आप याद करो, माइलिन शीथ, दोनों ही डिसऑर्डर माइलिन शीथ को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है चाहे गुएन-बार सिंड्रोम है। लेकिन कहाँ की माइलिन शीथ? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो माइलिन शीथ अफेक्ट होती है वो होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि हमारे सेंटर में है, क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड हमारे सेंटर में है बॉडी के, इसलिए इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और गुएन-बार सिंड्रोम में भी माइलिन शीथ ही अफेक्ट होती है, लेकिन कहाँ की? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड से जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं हमारी बॉडी में, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड के बाहर जितनी भी नर्व्स हैं वो किस में आती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में माइलिन शीथ अफेक्ट होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, और गुएन-बार सिंड्रोम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। अब माइलिन शीथ जब डैमेज होती है, जब लॉस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डीमाइलिनेटिंग या फिर डीमाइलिनेशन। तो इसमें भी डीमाइलिनेशन होती है, उसमें भी डीमाइलिनेशन होती है, लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डीमाइलिनेशन होती है एंड गुएन-बार सिंड्रोम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डीमाइलिनेशन होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। अब दोनों ही कंडीशन क्या है? ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून का क्या मतलब है कि दोनों ही कंडीशन में जो बॉडी की इम्यूनिटी है, जो कि वैसे तो फॉरेन बॉडीज के साथ फाइट करती है, फॉरेन पैथोजेंस के साथ फाइट करती है, वो इम्यूनिटी जब अपने ही बॉडी सेल्स को अटैक करने लग जाती है तो उसको ऑटो इम्यून कंडीशन कहते हैं। तो ये दोनों ही ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, दोनों में ही जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो माइलिन शीथ को अटैक करने लग जाती है, इसलिए ऑटो इम्यून है। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? क्रॉनिक कंडीशन है, और गुएन-बार सिंड्रोम क्या है? एक्यूट कंडीशन है। क्रॉनिक कंडीशन का मतलब है कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है इसमें काफ़ी लंबे समय से ये कंडीशन होती है, धीरे धीरे ये वर्स होती जाती है। तो ये काफ़ी सालों से या फिर काफ़ी महीनों से ये कंडीशन हो सकती है पर्सन को, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। लेकिन जो गुएन-बार सिंड्रोम है ये एकदम से कंडीशन ये अराइज होती है, तो इसलिए इसको एक्यूट कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म में ही ये वर्स हो जाती है, जैसे कि कुछ हफ्तों में ये जो कंडीशन है, कुछ दिनों में या फिर कुछ हफ्तों में ही, कुछ वीक्स में ही ये कंडीशन दिखाई देने लग जाती है। जो गुएन-बार सिंड्रोम है ये मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन के बाद होती है, जैसे कोई अगर रेस्पिरेटरी या फिर जीआई इन्फेक्शन हुआ तो उसके बाद ये कंडीशन अराइज होती है। अब जो माइलिन शीथ है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो माइलिन शीथ क्या होता है? देखो, ये है हमारे न्यूरॉन्स, जो कि हमारे नर्व सेल है हमारे नर्वस सिस्टम के। अब ये है न्यूरॉन, तो ये न्यूरॉन का ये क्या है? ये सेल बॉडी है, ये इससे डेंड्राइट्स निकल रहे हैं जो कि स्मॉल ब्रांचेस होती है, ये जो लॉन्ग ब्रांच है इसको हम एक्सोन कहते हैं। अब ये जो नर्व सिग्नल पास हो रहा है, आप देख रहे हैं ये नर्व सिग्नल कैसे पास होता है? ये यूजुअली डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सोन, देन यहाँ पर एक्सोन टर्मिनल पर आता है। तो ये नर्व सिग्नल है, या फिर आप बोल सकते हैं नर्व इम्पल्स है। ये नर्व इम्पल्स, ये जो ब्लू कलर की ऐसे ट्रांसमिट हो रही है, तो ये नर्व इम्पल्स क्या होती है? जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट इस तरह से करते हैं, इस तरह से बातचीत करते हैं, इस तरह से मैसेज सेंड करते हैं। तो ये जो नर्व इम्पल्स जा रही है ये एक न्यूरॉन से या तो दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होगी या फिर एक न्यूरॉन से दूसरे मसल सेल में ट्रांसमिट होगी। तो इस तरह से ये नर्व सिग्नल या फिर नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे
सेल में ट्रांसमिट होती है। या फिर आप कह सकते हैं कि एक न्यूरॉन दूसरे सेल को इस तरह से मैसेज देता है, ये जो ब्लू कलर की नर्व इंपल्स जा रही है या फिर मैसेज जा रही है, ये इसी तरह से जैसे एक वायर में करंट दौड़ता है, करंट रन करता है, तो उसी तरह से ही है ये। अब ये जो नर्व इंपल्स है आप देख रहे हो कि इस न्यूरॉन में तो बहुत स्पीड से जा रहा है, लेकिन इस न्यूरॉन में बहुत धीरे धीरे जा रहा है। तो इस न्यूरॉन में ये नर्व इंपल्स बहुत लेट पहुंची, इसमें बहुत जल्दी पहुंच गई। अब ये जल्दी किस वजह से पहुंची कि ये जो आप ट्रांसपेरेंट कलर की ये देख रहे हो, एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट कलर की नहीं है, ये क्या है, फैटी लेयर है जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। ये फैट की बनी होती है, इंसुलेशन प्रोवाइड करती है ये एक्सोन्स को, तो इसको माइलिन शीथ कहते हैं। और इस माइलिन शीथ की वजह से ये जो नर्व इंपल्सेस है ये फास्ट ट्रांसमिट होती है, इनकी जो स्पीड है ये इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये माइलिन शीथ इस तरह से प्रेजेंट होती है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, यहाँ पर गैप्स हैं। इस गैप्स की वजह से ये जो मैसेज है या फिर नर्व इंपल्स है ये जंप करती हैं। जंप करने की वजह से, जिसको सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, तो जंप करने की वजह से ये जल्दी पहुंच जाते हैं। तो माइलिन शीथ का जो बेसिक जो फंक्शन है, मेन फंक्शन जो है वो क्या है कि ये जो नर्व इंपल्स है इसको स्पीड से पहुंचाना और सेफली और एफिशिएंटली पहुंचाना, ताकि ये जो मैसेज है ये कहीं और लीक ना हो जाए, एडजेसेंटली कहीं भी लीक ना हो, यहाँ से सीधा यहीं पहुंचे, एंड पर ही पहुंचे और फिर दूसरे सेल में ट्रांसफर हो। तो ये लीकेज को भी प्रिवेंट करती है, जिसको इंसुलेशन बोलते हैं, तो इंसुलेट करके रखती है, प्लस फास्ट कंडक्शन को हेल्प करती है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, नर्व कंडक्शन में हेल्प करना। नर्व कंडक्शन में हेल्प करना मतलब ये जो मैसेज जा रहा है, ये जो नर्व इंपल्स जा रही है, इसको नर्व कंडक्शन बोलते हैं, इसका ट्रांसमिशन होना नर्व कंडक्शन कहलाता है। तो माइलिन शीथ का मेन फंक्शन है नर्व कंडक्शन में हेल्प करना। अगर माइलिन शीथ डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा कि ये जो नर्व कंडक्शन जा रही है, मतलब ये जो नर्व इंपल्स जा रही है, या तो ये स्लो जाएगी, बहुत स्लो जाएगी, या फिर ब्लॉक हो जाएगी कंप्लीटली। अगर ये स्लो या ब्लॉक हो जाती है तो इसका मतलब अगले सेल को मैसेज नहीं पहुंचेगा, अगर पहुंचेगा भी तो बहुत स्लो पहुंचेगा या फिर पहुंचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में कहीं ये डैमेज हो जाती है माइलिन शीथ, तो क्या होगा, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो जाएंगे। तो वहां पर क्या होगा कि जो आपस में बातचीत करते हैं न्यूरॉन्स, कम्युनिकेट करते हैं, जो कि कितना जरूरी है, क्योंकि नर्वस सिस्टम ही हमारे सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो मसल मूवमेंट है, सेंसरी मूवमेंट्स है, मोटर मूवमेंट, सेंसरी कंट्रोल, ऑटोनॉमिक मूवमेंट, तो सब यही कंट्रोल कर रहा है। तो ये डैमेज हो जाएगा। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर पेरिफेरल नर्व्स की माइलिन शीथ डैमेज होती है तो क्या होगा कि हमारे मसल जो है वो मूव नहीं करेंगे, रिफ्लेक्सेस नहीं होंगे प्रॉपर। तो बेसिकली सारे मोटर, सेंसरी और ऑटोनॉमिक फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, मतलब नर्व कंडक्शन डिस्टर्ब होती है। तो मेन फंक्शन इसका यही है। तो अब हम पढ़ते हैं कोजेज एंड ट्रिगर। अब ये जो माइलिन शीथ जो डैमेज होती है, जिसको हम डीमाइलिनेशन कहते हैं, ये क्यों होता है, कोज क्या है। तो अगर हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑटोइम्यून अटैक है सीएनएस की माइलिन शीथ पर। ये तो हमने देख लिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ पे ऑटोइम्यून अटैक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जिससे क्या होता है, प्लाक या फिर स्क्लेरोसिस बन जाता है, तो इसलिए इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब डीमाइलिनेशन होती है, माइलिन शीथ डैमेज होती है, तो जगह जगह पर एक पैच जैसा बन जाता है, पैच मतलब प्लाक बन जाता है, जिसको स्क्लेरोसिस कहते हैं। स्क्लेरोसिस मतलब स्कारिंग, वहां पर इन्फ्लामेशन हो गया, डैमेज हो गया, तो वहां पर स्कार्स या फिर स्क्लेरोसिस बन जाते हैं, जिसको प्लाक्स बोलते हैं। इसलिए इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। मल्टीपल मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कई जगह पर, मल्टीपल प्लेसेस पर स्क्लेरोसिस हो जाना। एंड इम्पेयर नर्व कंडक्शन, इससे क्या होता है, नर्व कंडक्शन इम्पेयर होती है, नर्व कंडक्शन या तो स्लो हो जाएगी या ब्लॉक हो जाएगी। अब ये क्यों होता है, इसका एग्जैक्ट कोज अननोन है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो एग्जैक्ट कोज है कि ये ऑटोइम्यून क्यों है, ऑटोइम्यून अटैक क्यों होता है सीएनएस पर, ये अननोन है। जेनेटिक भी हो सकता है, इन्वायरमेंट भी हो सकता है, दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। वहीं अगर हम गुएन-बार सिंड्रोम की बात करते हैं तो ये भी ऑटोइम्यून है। इसमें क्या होता है, पीएनएस की माइलिन शीथ अफेक्ट होती है, सीएनएस की जगह पीएनएस की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। और इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मॉलिक्यूलर मिमिक्री क्या है अभी मैं बताती हूँ। तो ये किससे होता है, ऑफन ट्रिगर्ड आफ्टर रेस्पिरेटरी या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। पर्सन को या तो कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा या फिर जीआई इन्फेक्शन होगा। पहले कॉमनली जो रेस्पिरेटरी और जीआई इन्फेक्शन वो क्या है, सबसे कॉमन जो जीआई इन्फेक्शन वो क्या है, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी। उसके बाद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कि साइटोमेगैलो वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, इन्फ्लुएंजा, ये वायरसेस से इन्फेक्शन होगा
या फिर कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरियल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉमनली इसके बाद देखने को मिलता है जीबीएस। तो जब ये इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन क्या है, ये है एंटीजेंस। जब हमारी बॉडी में ये एंटीजन एंटर होते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसके अगेंस्ट फाइट करता है और एंटीबॉडीज बनाता है। अब इसके अगेंस्ट तो एंटीबॉडीज बना दी, लेकिन ये जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, ये जो एंटीजन्स हैं, इनके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो किससे मिलते हैं, वो किससे मिलते जुलते हैं, जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स की जो माइलिन शीथ है उसके मॉलिक्यूल से मिलते जुलते हैं। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारी जो एंटीबॉडीज है वो कंफ्यूज हो जाती हैं। वो कंफ्यूज क्या हो जाती हैं, वो इन एंटीजन्स के, ये जो एंटीजन्स हैं इनके अगेंस्ट तो अटैक करती ही करती हैं, माइलिन शीथ जो पेरिफेरल नर्व्स की माइलिन शीथ है उस पर भी अटैक कर देती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मिमिक्री, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल सेम है। मिमिक्री का मतलब होता है कॉपी या फिर सेम। तो दोनों ये जो चाहे एंटीजन्स हैं इनके ऊपर भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किससे मिलते हैं, सेम लगते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। पेरिफेरल नर्व्स की जो माइलिन शीथ है उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं दोनों सेम सेम लगते हैं, इसलिए दोनों को अटैक कर देती है। तो ये भी ऑटो इम्यून है, लेकिन इसका कोज हमको एग्जैक्ट पता होता है कि ये किससे ट्रिगर होता है। कोई मोस्ट कॉमनली कोई रेस्पिरेटरी या फिर जीआई इन्फेक्शन के बाद ही होता है। मोस्ट रेयरली ये वैक्सीनेशन के बाद भी हो सकता है, रेयरली। अब इसका ऑनसेट और कोर्स क्या है, ये क्या है, इंसीडियस। इंसीडियस मतलब क्योंकि क्रॉनिक है तो ये धीरे धीरे ये प्रोग्रेस होती है कंडीशन, धीरे धीरे इसके सिम्टम्स वर्स होते हैं। लाइफ लॉन्ग डिसीज है, ये हमेशा रहती है, इसका कोई क्योर नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक होगी, तो ये लाइफ लॉन्ग रहती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रिलैप्सिंग, रेमिटिंग और प्रोग्रेसिव कोर्स। इसमें क्या होता है, सबसे मोस्ट कॉमन इसका जो टाइप है वो क्या है, रिलैप्सिंग रेमिटिंग। रिलैप्सिंग मतलब एकदम से सिम्टम्स बहुत फ्लेयर अप होंगे, रेमिटिंग मतलब फिर दब जाएंगे। तो सिम्टम्स आएंगे फिर डिसअपियर हो जाएंगे, थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। पर्सन को एकदम तो सिम्टम्स आए फिर वो इंप्रूव हो गया, उसको ऐसे लगेगा मैं ठीक होने लग रहा हूँ, लेकिन वो जो सिम्टम्स हैं वो दोबारा फिर से वापस आ जाते हैं या फिर नए सिम्टम्स भी वापस आ जाते हैं। और प्रोग्रेसिव कोर्स, यहाँ फिर क्या होता है, कंडीशन वर्स ही होती जाती है, कोई भी रिलैप्स या रेमिटिंग नहीं आता। सिम्टम्स क्या है, कुछ सालों में वर्स होते जाते हैं। तो इसका जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर है, कंडीशन जो है वर्स ही होती जाती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। हालांकि हम ट्रीटमेंट से डिसीज को स्लो कर सकते हैं लेकिन क्योर नहीं कर सकते। अगर हम गुएन-बार सिंड्रोम की बात करते हैं, ये एक्यूट रैपिड ऑनसेट, मतलब कि ये क्रॉनिक नहीं है, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे डिसीज शुरू होगी, नहीं, ये एकदम से इसके सिम्टम शो होते हैं। जैसे कि सपोज पर्सन को पहले ये इन्फेक्शन हुआ था, कोई भी जीआई या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ था इनमें से, उसके बाद थोड़े टाइम बाद ही पर्सन को ये कंडीशन अराइज हो सकती है। तो ये जो कंडीशन है ये कुछ डेज में या फिर वीक्स में ही ये वर्स हो जाती है। प्रोग्रेसिस फॉर 2 to 4 वीक्स, ये 2-4 हफ्ते में प्रोग्रेस हो जाती है और 4th वीक पे ये पीक पे चल जाते हैं इसके सिम्टम्स। एंड देन प्लेट्यू मतलब उस टाइम पर ये सिम्टम्स ऐसे नॉर्मल रहते हैं, कम नहीं होते, मतलब एक स्टेडी सा फेस आ जाता है। उसके बाद देन रिकवरी विद ट्रीटमेंट, और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ ये जो कंडीशन है ये रिकवर हो जाती है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस लाइफ लॉन्ग है, इसका कोई क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट के साथ हम डिसीज को स्लो कर सकते हैं। लेकिन गुएन-बार सिंड्रोम क्या है, एक तो ये एक्यूट है, रैपिड है, लेकिन इसको हम क्योर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के साथ इसकी रिकवरी हो सकती है। अब उसके बाद आते हैं साइन एंड सिम्टम्स। मल्टीपल स्क्लेरोसिस और गुएन-बार सिंड्रोम में क्या डिफरेंसेस हैं, तो देखो इसमें क्या है, दोनों में ही माइलिन शीथ अफेक्ट हो रही है, तो कंडक्शन, नर्व कंडक्शन अफेक्ट हो रही है। यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, तो वहाँ पर अपर मोटर न्यूरॉन अफेक्ट होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में लोअर मोटर न्यूरॉन अफेक्ट होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले विजुअल डिस्टर्बेंस आती है, अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, ऑप्टिक नर्व की जो माइलिन शीथ है वो डीमाइलिनेटिंग होती है उसमें, तो ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस क्या है, पेनफुल विजन लॉस। ऑप्टिक न्यूराइटिस जो ऑप्टिक नर्व है, अगर वो उसमें डीमाइलिनेशन होती है तो विजन डिस्टर्बेंस आता है, साथ में ही पेन भी होता है। आईज की जब मूवमेंट करते हैं तो उसमें पेन होता है। मोटर, इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, जब मोटर न्यूरॉन डैमेज होते हैं, उनकी डीमाइलिनेशन होती है, तो स्पास्टिसिटी मतलब जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाएंगे, उनकी जो टोन है, मसल टोन इंक्रीज हो जाएगी, स्टिफनेस हो जाएगी।
वीकनेस होगी और पुअर कोऑर्डिनेशन होगी, जिसको अटैक्सिया कहते हैं। तो अगर ब्रेन में जो सेरिबेलम स्ट्रक्चर है, अगर वहाँ के न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन जो डैमेज होते हैं, डीमाइलिनेशन होती है उनकी, तो पुअर कोऑर्डिनेशन मतलब पर्सन बैलेंस बनाकर नहीं चल सकता, तो पर्सन का जो गेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि एक अल्कोहलिक पर्सन होता है वो जैसे चलता है, उस तरह से ये पेशेंट जो है वॉक करते हैं, जिसको अटैक्सिया बोलते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, अगर सेंसरी न्यूरॉन्स में डीमाइलिनेशन होती है तो सेंसरी चेंजेस क्या आते हैं, नंबनेस होती है, टिंगलिंग होती है, जिसको हम पैरेस्थीसिया भी बोलते हैं। उसके बाद ब्लैडर और बाउल चेंजेस के आते हैं, इनकॉन्टिनेंस और अर्जेंसी। तो जो न्यूरोनल पाथवेज जो कि ऑटोनोमिक सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि बाउल और ब्लैडर को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर उनकी डीमाइलिनेशन होती है तो यूरिनरी अर्जेंसी आती है, मतलब पर्सन जो है होल्ड नहीं कर पाता यूरिन को, तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या फिर अर्जेंसी आती है। साथ में ही बाउल मूवमेंट है वो भी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है उसमें भी। फैटीग एंड कॉग्निटिव चेंजेस, और अगर ज़्यादा डीमाइलिनेशन होती रहती है तो क्या होता है कि कॉग्निटिव चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। मेमोरी लॉस इसमें होता है, पर्सन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता, और फैटीग, उसको हर टाइम थकावट रहती है। अब ये क्या है, एसिमेट्रिकल होते हैं और स्कैटर्ड लीजन होते हैं, मतलब कि ये जो लीजन्स बनते हैं, जो कि स्क्लेरोसिस जिसको हम कह रहे हैं या फिर प्लाक्स कह रहे हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कहीं भी हो सकते हैं। तो जब एमआरआई करते हैं तो हमें लीजन्स कहीं भी दिखाई देते हैं, और ये उस पर भी डिपेंड करता है कि जो पर्सन का जो लीजन है वो कहाँ पर हुआ है। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि सिम्टम्स क्या है, हर पर्सन में सेम नहीं होंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। सीएनएस में कहाँ पर लीजन हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये इसमें नोट करने वाली बात है। उसके बाद गुएन बार सिंड्रोम में हम चलते हैं। गुएन बार सिंड्रोम में सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि जो सिम्टम्स हैं वो सिमेट्रिकल होंगे, सिमेट्रिकल एंड साथ में असेंडिंग। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है, सिमेट्रिकल एंड असेंडिंग। तो सिमेट्रिकल और असेंडिंग का क्या मतलब है, तो देखो अगर पेरिफेरल नर्व्स डैमेज होती है तो पेरिफेरल नर्व्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी से ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेकर जाती हैं, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही मैसेज लेकर हमारी बॉडी तक आती हैं। तो ये इनका वर्क है। अब इनमें डैमेज हो गया है, तो ये जो गुएन बार सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, सिमेट्रिकल और असेंडिंग फीचर्स नजर आते हैं। सिमेट्रिकल मतलब कि अगर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज हुए हैं तो जो वीकनेस है, लेग वीकनेस, सपोज लेग्स में वीकनेस आई है तो एक लेग में नहीं आएगी, दोनों में आएगी, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल। अगर आर्म्स में वीकनेस आएगी तो इधर की भी आएगी और इधर की भी आएगी, तो सिमेट्री होगी, सिमेट्रिकल सिम्टम्स नजर आएंगे। और असेंडिंग का मतलब है कि नीचे से शुरू होकर अपवर्ड जाएंगे, जैसे कि इसमें क्या होता है, लेग्स में पहले वीकनेस आती है, तो लेग्स में वीकनेस आई और फिर वो अपवर्ड मूव करती है, तो लेग्स में वीकनेस स्टार्ट होगी, फिर आर्म्स में आएगी और फिर रेस्पिरेटरी मसल्स में। तो स्टार्ट कहाँ से होगी, लेग्स से होगी, आर्म्स में होगी, और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो रेस्पिरेटरी मसल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगर रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व होते हैं तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, तो उसके लिए वेंटिलेटर सपोर्ट चाहिए होता है। और रेस्पिरेटरी मसल कब इन्वॉल्व होते हैं, जब फ्रेनिक नर्व इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये क्या है, पेरिफेरल नर्व्स क्या है, जो हमारी नर्व्स निकल रही हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। तो मोटर सिम्टम्स तो ये आएंगे, लेग वीकनेस होगी, वीकनेस प्लस हाइपोरिफ्लेक्सिया या फिर एरिफ्लेक्सिया। अब इसमें तो क्या है, इसमें मसल टोन इंक्रीज होती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो मसल है वो वीक होते हैं, तो इसमें हाइपोरिफ्लेक्सिया आएगा। वीक क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो नर्व्स हैं वही अफेक्ट हो रही हैं, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल नहीं जा रहा हमारी बॉडी से, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वापस भी नहीं आ रहा अच्छे से, स्लो है बहुत ज्यादा, इसलिए हाइपोरिफ्लेक्सिया। जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं वो या तो वीक होंगे या एब्सेंट होंगे। सो सपोज अगर आप किसी गर्म चीज को टच करते हो तो आप एकदम से हाथ पीछे कर लेते हो, लेकिन इसमें क्या होगा कि रिफ्लेक्सेस वीक हो जाएंगे, तो आप बहुत स्लो एक्ट करोगे, जिस पर्सन को गुएन बार सिंड्रोम होता है। सेंसरी सिम्टम्स क्या आते हैं, टिंगलिंग और पेन, वही अगेन पैरेस्थीसिया। ऑटोनोमिक डिसफंक्शन क्या आएगा, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट चेंजेस आते हैं। तो अगर ऑटोनोमिक डिसफंक्शन होता है, जैसे कि जो वेगस नर्व है अगर वो इन्वॉल्व होती है, तो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट चेंजेस देखने को मिलते हैं। ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई या लो भी हो सकता है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा हाई या लो भी हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है। अब रिफ्लेक्सेस की बात करें तो इसमें हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है, और इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है और अपर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है, तो हाइपर रिफ्लेक्सिया इसमें देखने को मिलेगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बाबिन्स्की साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है।
गुएन-बार सिंड्रोम में हाइपोरिफ्लेक्सिया और एरिफ्लेक्सिया होता है, पीएनएस इन्वॉल्वमेंट होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और लोअर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं हम, एमआरआई में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जब हम एमआरआई करते हैं तो वहां पे व्हाइट मैटर का लीजन्स और प्लाक्स नजर आते हैं। व्हाइट मैटर अगेन जो एक्सोन्स हैं, न्यूरॉन के एक्सोन्स, क्योंकि वहां पर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, इसलिए वहां के जो व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर बनाते हैं एक्सोन। तो व्हाइट मैटर में क्या देखने को मिलता है, लीजन्स या फिर प्लाक्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरोसिस। अब जब हम सीएसएफ देखते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जब हम सैंपल लेते हैं लंबर पंचर से, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ओलिगोक्लोनल IgG एंटीबॉडीज नजर आती हैं। अब ओलिगोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है, ये वही इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि बनते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, क्योंकि अगेन ये भी ऑटो इम्यून कंडीशन है। तो सीएसएफ में वही इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नजर आएंगे जो कि ब्लड में नहीं नजर आएंगे, सिर्फ सीएसएफ में ही नजर आएंगे, जिससे हमें क्या पता लगता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। तो 95% केसेस हमको सीएसएफ से ही पता लग जाते हैं। अब यहाँ पर गुएन-बार सिंड्रोम में जब हम नर्व कंडक्शन स्टडी करते हैं तो वो स्लो आती है। सेकंड, सीएसएफ का सैंपल जब हम गुएन-बार सिंड्रोम में लेते हैं तो हमें क्या नजर आता है, एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन। एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन का क्या मतलब है, एल्ब्यूमिनो मतलब है प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, साइटोलॉजिक मतलब सेल्स, तो दोनों में एक डिसोसिएशन नजर आता है। डिसोसिएशन मतलब अलग अलग लेवल्स होते हैं दोनों के, जो प्रोटीन है वो तो बहुत इंक्रीज होता है उसका लेवल, तो और जो WBCs जो कि सेल्स है उनका लेवल नॉर्मल नजर आता है। प्रोटीन का लेवल इंक्रीज क्यों होता है, प्रोटीन इसलिए बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है क्योंकि जो माइलिन शीट है वो डैमेज हो रही है यहाँ पर। तो माइलिन शीट जब डैमेज होती है तो क्या होता है, प्रोटीन लीक होते हैं, सीएसएफ में प्रोटीन नजर आते हैं। और जो WBCs है, इन्फेक्शन तो एज सच नहीं है ना सीएसएफ में, तो सीएसएफ में इन्फेक्शन नहीं है, वो नॉर्मल नजर आएगा, इट्स जस्ट ऑटो इम्यून। जो इन्फेक्शन हुआ भी था वो पहले हुआ था और वो ब्लड में था, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून कंडीशन हुई, लेकिन सीएसएफ में इन्फेक्शन नहीं है, तो सीएसएफ में WBCs का अमाउंट नॉर्मल आएगा और प्रोटीन का अमाउंट इंक्रीज आएगा। तो ये आपने जरूर याद रखना है। उसके बाद ट्रीटमेंट, मैंने आपको बताया मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कोई क्योर नहीं है, ये इसमें हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स देते हैं, मतलब जो इम्यून सिस्टम है उसको मॉडिफाई करते हैं ताकि जो डिसीज का जो प्रोग्रेस रेट है वो थोड़ा स्लो हो जाए, ताकि जो पर्सन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव हो सके और पर्सन ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सके। तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स देते हैं जैसे कि इंटरफेरॉन बीटा, ग्लेटिरामर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो ये क्या करती हैं, ये इम्यून सिस्टम को थोड़ा काम डाउन करती हैं ताकि जो रिलैप्सेस और रेमिशन हो रहा है वो कम हो, ताकि जो सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स है वो कम हो जाए और पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। इसमें हम स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं एक्यूट रिलैप्सेस में, अगर कोई जो पर्सन है उसको एकदम से जो सिम्टम्स हैं वो फ्लेयर अप हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और अगर वो आईसीयू में जाता है या फिर हॉस्पिटल में जाता है इमरजेंसी में, तो उसको स्टेरॉइड्स देके उनको सप्रेस किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम गुएन-बार सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसमें आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर प्लाज्मा फेरेसिस देते हैं। आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब होता है कि जो पेशेंट के जो ब्लड है उसमें क्या है, हार्मफुल एंटीबॉडीज है इस टाइम जो कि माइलिन शीट को अटैक कर रही हैं, तो पेशेंट को फ्रेश एंटीबॉडीज दी जाती हैं जो कि इस हार्मफुल एंटीबॉडीज के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। प्लाज्मा फेरेसिस को प्लाज्मा एक्सचेंज भी कहते हैं। इसमें जो पर्सन का जो प्लाज्मा है जिसमें एंटीबॉडीज, हार्मफुल एंटीबॉडीज हैं जो कि ऑटो इम्यून अटैक कर रही हैं, उनको एक्सचेंज कर दिया जाता है, मीन्स प्लाज्मा को एक्सचेंज कर दिया जाता है और फ्रेश प्लाज्मा पर्सन के अंदर वापस डाल दिया जाता है। या फिर इसमें सपोर्टिव केयर भी दी जा सकती है अगर रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व हुआ है जैसे कि वेंटिलेटर, और भी सिम्टम्स के लिए सपोर्टिव केयर दी जा सकती है। यूजुअली जो गुएन-बार सिंड्रोम है इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है क्योंकि इसमें रिकवरी हो जाती है, 1 से 2 साल में पर्सन बिल्कुल ठीक हो जाता है। बहुत रेयर है कि कुछ पर्सन में थोड़े बहुत सिम्टम्स रह जाते हैं, लेकिन यूजुअली पर्सन रिकवर हो जाता है इसमें। लेकिन इसमें क्या है, लाइफ लॉन्ग पर्सन को ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। सो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड गुएन-बार सिंड्रोम में। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।